हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर में एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत आधुनिक शिक्षा पर जॉन डीवी की शिक्षा का प्रभाव। यानी आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर जॉन डीवी के शैक्षिक विचारों का क्या क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में हम लोग संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। जॉन डीवी के बहुत सारे शिक्षा के संबंधी विचार उन्होंने बताए हैं, और अगर हम क्रमानुसार उन पे चर्चा करते हैं तो पहला हम देखते हैं शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों पर जॉन डीवी के शैक्षिक विचारों का क्या प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले जॉन डीवी ये मानते थे कि शिक्षा में जनतंत्रीय मूल्यों का विकास होना चाहिए। तो ये एक नई चीज आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर उनके प्रभाव के रूप में देखी गई है। और दूसरा, वो मानते थे कि शिक्षा के द्वारा बालक या बालिका में सामाजिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए। जॉन डीवी ने दूसरा एक प्रमुख प्रभाव शैक्षिक पद्धति पर भी डाला है। जॉन डीवी के शैक्षिक विचारों का विश्व की समस्त शिक्षा पद्धतियों पर व्यापक प्रभाव देखा गया है, और वो कहते हैं कि शिक्षा बालक के अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। यानी जब भी शैक्षिक पाठ्यक्रम बनाया जाए, शैक्षिक गतिविधियों को संचालित किया जाए, तो बालक के अनुभव के आधार पर उनको बनाया जाए। और वो कहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य है बालक की व्यक्तिगत गुणों का विकास करना, बालक की रुचियों का विकास करना, और बालक की जो अंतर्निहित योग्यताएं हैं उनको विकसित करना। तो इनके माध्यम से वह बालक में सक्रिय शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहते थे। और आज विश्व में कई जगह एक्टिविटी स्कूल की शुरुआत होना इसका एक बड़ा उदाहरण माना जाता है। वो चाहते थे कि योजना पद्धति विधि को आज की शिक्षा पद्धति में शामिल किया जाए, और उसे किया जा रहा है। बाल मनोविज्ञान, शैक्षिक वातावरण का निर्माण, बालक की सक्रियता में वृद्धि करना, और बालक में सामाजिक जागृति को प्रोत्साहन देने का जो उनका लक्ष्य था शैक्षिक विचारों में, आज उन सभी को शिक्षा पद्धति में प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है, और शैक्षिक पद्धतियों को इन मुख्य बिंदुओं पर आधारित करने का क्रम चलाया जा रहा है। तीसरी उन्होंने एक महत्वपूर्ण देन दी है पाठ्यक्रम पर प्रभाव के रूप में। जॉन डीवी के जो विचार थे, शिक्षा संबंधी विचार थे, उसका शैक्षिक पाठ्यक्रम पर भी प्रभाव देखा गया है। और जॉन डीवी कहते थे कि शिक्षा के द्वारा हस्तकला का विकास होना चाहिए, ताकि बालक जब आगे जीवन में बढ़े तो अपना स्वयं का कुछ व्यवसाय शुरू कर सके और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होकर आत्मनिर्भर बन सके। और वह खेलों का विकास के भी पक्षधर थे। रचनाओं को लिखना, जैसे कविता, कहानी, नाटक इत्यादि, इनके विकास के वह पक्षधर थे। वस्तु संबंधी ज्ञान को वह बालक को अनुभव के आधार पर प्रदान करना चाहते थे। औजारों के निर्माण, उनके परिवर्धन, उनमें संशोधन और उसके उपयोग संबंधी शैक्षिक पद्धति का विकास भी वो शिक्षा में चाहते थे पाठ्यक्रम के अनुसार। और बालक को स्वयं निरीक्षण करना सिखाना और अनुभव के द्वारा अपनी गलतियों को सुधारना भी वो एक प्रमुख पद्धति थी जो वह अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने के पक्षधर थे। अनुशासन की विधि पर भी जॉन डीवी के शैक्षिक विचारों का प्रभाव देखा जाता है। और आज के समय में अधिकांश स्कूलों, विद्यालयों, कॉलेजों, महाविद्यालयों और कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में स्व अनुशासन संबंधी प्रणालियां संचालित की जा रही हैं लगातार, और स्व अनुशासन के बारे में बालकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे क्या होगा? इससे स्व अनुशासन से बालक, छात्र या छात्राएं जनतंत्री जीवन के प्रति अनुकूलन प्राप्त कर लेते हैं। जनतंत्र की स्थापना होती है, और इससे व्यक्ति में स्व विवेक का जागरण होता है और विवेकशीलता का विकास होता है।
वैज्ञानिक प्रवृत्ति का भी इससे विकास होता है, क्योंकि जनतंत्रीय प्रणाली में सभी लोगों को अपने विचारों को प्रकट करने, उन पर अमल करने का सहयोग और समर्थन प्राप्त होता है। सार्वभौमिक शिक्षा पर भी जॉन डीवी के शैक्षिक विचारों का प्रभाव देखा जाता है, और उन्होंने ही ये बताया कि सभी बालक और बालिकाओं को अनिवार्य रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए। दूसरा, उन्होंने बताया कि सभी के लिए सार्वभौमिक शिक्षा को प्रदान किया जाना चाहिए, और इसी कारण से आज देख रहे हैं आपके कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के छात्र और छात्राओं के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है, और व्यक्तित्व विकास को अब शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य माना जाने लगा है। प्रत्येक को शिक्षा प्राप्ति का अवसर दिया जाना भी जॉन डीवी के शैक्षिक प्रभावों का आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव के रूप में देखा जाता है। पुराने समय में, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, ब्रिटिश काल तक, और या कहें कि भारत के स्वतंत्र होने के समय तक कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी क्षेत्र के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर, कभी खान पान के आधार पर, कभी बोली के आधार पर, कभी पहनावे के आधार पर विभिन्न समुदायों और जातियों और धर्मों के लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता था। उन्हें निम्न जाति का घोषित करते हुए या निम्न धर्म का घोषित करते हुए शिक्षा नहीं दी जाती थी। लोग, अगर किसी व्यक्ति के पास धन नहीं होता था तो उसको भी शिक्षा से वंचित किया जाता था। तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसको मुद्दा बनाकर लोग दूसरों के बालक और बालिकाओं को शिक्षा नहीं देते थे, उनको शिक्षा से वंचित कर दिए जाते थे, और केवल राज परिवार के लोगों को या उच्च कुलीन लोगों को या सामान्य वर्ग के लोगों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, और अन्य जो जातियां थी, जैसे पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं या जो निम्न जातियां मानी जाती हैं विभिन्न धर्मों या जातियों या संप्रदायों में, उनको किसी ना किसी बहाने से शिक्षा से वंचित करने का काम किया जाता था लगातार रूप से, ताकि वो निरक्षर रहें और अंगूठा लगाते रहें और उनके धन, संसाधनों पर, जमीनों पर कब्जा कर लिया जाए। क्योंकि जब वो शिक्षित ही नहीं होंगे तो कोई सरकारी पत्र जब आएगा उनके पास तो वो पढ़ ही नहीं पाएंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है, और वो कभी नहीं जान पाएंगे कि वेद पुराणों में क्या लिखा हुआ है, यानी धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। वो कभी नहीं जान पाएंगे कि सरकारी आदेश पत्र में क्या लिखा हुआ है। वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि वकील के पर्चे में क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर के पर्चे में क्या लिखा हुआ है, किसी ने उनको पत्र में क्या लिखकर भेजा है। यानी सामान्य क्रियाकलापों में भी वह अपने आप को व्यक्त करने में और दूसरे को समझने में पीछे रह जाएंगे, और जानबूझकर उनको अशिक्षित बनाने का काम किया जाता था। आज के समय में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि बगैर परीक्षाओं के ही सभी को पास कर दिया जा रहा है, और इसमें भी महामारियों का योगदान तो है, निश्चित रूप से है, मानता हूं मैं। लेकिन इसके पीछे क्या होगा कि जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है उनको भी शिक्षित होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इसके एक दो परिणाम सामने निकल के आ रहे हैं। एक तो वह जो पढ़ रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जिन्हें एक अक्षर भी नहीं आता है अपने विषय से संबंधित, अपने पाठ्यक्रम से संबंधित, उनका भी पास हो जाना और अच्छे नंबरों से पास हो जाना भारत के भविष्य के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है, और निश्चित रूप से सरकार को इसका कुछ विकल्प तलाशना ही होगा, ताकि केवल जो योग्य विद्यार्थी हैं और जो वास्तविक रूप से स्वाध्यायी हैं, जो वास्तविक रूप से पढ़ रहे हैं, उनको ही पास होने का सर्टिफिकेट मिले, और जिन्होंने बिल्कुल भी अध्ययन नहीं किया है वो इसका अनुचित लाभ ना उठा सकें। महामारी के रूप में या किसी अन्य रूप में अनुचित लाभ है ये बिल्कुल भी, क्योंकि जिन्होंने वास्तविक रूप से पढ़ाई की है उनको लाभ मिलना चाहिए,
और जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए, वो इसके योग्य नहीं है। तो पुराने समय में क्या किया जाता था, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, खान पान, वेशभूषा के आधार पर लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता था। और जॉन डीवी ने ही ये सबसे पहले बतलाया कि प्रत्येक को शिक्षा प्राप्ति का अवसर मिलना चाहिए। जो भी शिक्षित बनने की इच्छा रखता है, जो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उसको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया ही जाना चाहिए। अर्थात बालक की रुचि के सिद्धांत को उन्होंने बहुत अधिक महत्व दिया कि अगर बालक पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ने का अवसर मिलना ही चाहिए। धर्म के कारण, जाति के कारण, क्षेत्र के कारण, भाषा के कारण, धन के कारण, रुपये पैसे के कारण उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए किसी भी तरह से। और जॉन डीवी ने ही वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विस्तार किया शिक्षा के क्षेत्र में। अर्थात वह यह चाहते थे कि लोग पुराने आडंबरों, कुरीतियों, रूढ़ियों से दूर हो जाएं, उनको छोड़ दें और नए विज्ञान पे आधारित शिक्षा को अपनाएं और अपने जीवन में विकास करें। सामाजिक प्रवृत्ति का विकास। जॉन डीवी के शैक्षिक विचारों ने समाज में जागृति लाने का प्रयास किया और सामाजिक जागरूकता को बढ़ाने का काम किया ताकि अधिक से अधिक लोग समाज में शिक्षित होने का प्रयास करें। उन्होंने ही ये सबसे पहले बतलाया, जॉन डीवी ने ही सबसे पहले ये बतलाया कि शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है और सभी को शिक्षित होने की आवश्यकता है। केवल व्यवसाय के संदर्भ में नहीं, बल्कि प्रत्येक दृष्टि से प्रत्येक बालक और बालिका को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और उसे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना ही चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है जिससे समाज का उन्नयन होता है, उसका सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा स्वयं में जीवन है। वो कहते हैं कि शिक्षा अपने आप में एक जीवन है और यह माता के गर्भ में जब शिशु प्रथम बार आता है तब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, लगातार सतत रूप से जारी रहती है। व्यक्ति लगातार सीखता रहता है और अपने अनुभवों के पुनर्निर्माण के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में विकास प्राप्त करता है। और वे मानते थे कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से और आर्थिक रूप से विकास को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। शिक्षा के यही वास्तविक उद्देश्य भी है कि व्यक्ति का शारीरिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो और आर्थिक विकास हो। और वह जो बाह्य आडंबर है, कुरीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, जातिगत भेदभाव हैं, धार्मिक भेदभाव हैं, क्षेत्रगत भेदभाव हैं, भाषागत भेदभाव हैं, उन सबको त्याग दे। आज भी आप देखते हैं कि इन चीजों के आधार पर लोगों की श्रेणियां बन गई हैं और लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है। आज 2021 के समय में भी ऐसा हो रहा है। तो आप विचार कीजिए कि प्राचीन काल में, मध्यकाल में और ब्रिटिश काल में और स्वतंत्रता से पूर्व तक किस तरह का व्यवहार एक व्यक्ति दूसरे के साथ करता होगा शिक्षा के अभाव में। तो निश्चित रूप से शिक्षा का एक उद्देश्य सामाजिक जागृति को लाना भी है, ताकि समाज में सभी लोग जागरूक हों, शिक्षा के महत्व को समझें और एक व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से दूसरे व्यक्ति का सम्मान करना सीखे और अपने आप को समग्र रूप से विकसित करे और हमारे राष्ट्र का उन्नयन करे।